साथियों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो? जी हाँ साथियों, आपका पेपर किस टाइप से आएगा? 17 नवंबर 2025 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आगामी शुभकामनाओं के साथ ही यहाँ पर विज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो 100 क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। तो आपको क्लास इंपॉर्टेंट रूप से देखना है। और यहाँ पर एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, उनकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाए थे और सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से फंसे हुए थे। तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देखना है और ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दे रखा है और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का जवाब ना जानता हो। H2O, CO2, H2SO4, NaCl। तो यहाँ पर पानी का रासायनिक सूत्र साथियों क्या होता है? तो एकदम सही आंसर लगभग यहाँ पर सारे स्टूडेंट देंगे। वो यहाँ पर H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग लॉक करेंगे, जो कि यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी का हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से आंसर आप सभी ने लगा दिया बेहतर तरीके से ऑप्शन नंबर ए को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? कोई जब परमाणु होता है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि जो आपका किसी परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो एकदम सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना है। नाभिक को यहाँ पर न्यूक्लियस बोला जाता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए, नाभिक बोला जाता है और नाभिक ये बनता किससे है? एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक किससे बना होता, तो पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करता है। यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उससे पहले अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए कनेक्ट हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको सेशन प्रोवाइड करवाए जाएं उनकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचे और आप उन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर देने की कोशिश करिएंगे जब सेशन को देखेंगे। तो इतना काम आप करिएगा, बाकी आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है जब तक आप सभी का पेपर नहीं हो जाता। तो इस क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्मी का संचरण किस विधि से सूर्य से पृथ्वी तक आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये पृथ्वी तक कैसे आता है? देखिए, जो सूर्य होता तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, या चालन विधि करती है, संवहन विधि करती है, या विकिरण, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आपका लगभग किसके साथ जाना चाहिए? लगभग स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होकर उपयुक्त सभी कर देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर गर्मी का संचरण विकिरण विधि से सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, विकिरण यानी किरण से बना हुआ है शब्द, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीएनए की बात की जाए कि डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना जो होती है उसकी खोज किसने की थी? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की। तो यहाँ पर डीएनए की खोज यहाँ पर किसने की है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग कि डीएनए की खोज किसने की। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की और डीएनए की खोज। तो यहाँ पर अगर डीएनए की बात करें तो फ्रेडरिक मिशन ने की थी। फ्रेडरिक मिशन ने की थी, आपको याद रखना है, 1869 में। और अगर यहाँ पर डीएनए की संरचना की खोज में आप सभी को वाटसन और क्रिक को लॉक करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी में। अधिकतर जगह पर आपको यही मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना कि जगह जगह पर ये मिल जाए कि आप सभी को कंफ्यूज हो जाना है। तो हमेशा याद रखना डीएनए की खोज के लिए फ्रेडरिक मिशन और डीएनए की संरचना के लिए वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे छोटा जीवित इकाई कौन सी है? छोटी होना चाहिए यहाँ पर।
तो सबसे छोटी जीवित आधारभूत इकाई क्या ऊतक होगी, कोशिका, अंग या अणु, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन या मसल्स। तो आपके लिए मॉलिक्यूल्स सॉरी यहाँ पर होगा। तो देखिए ये आपके लिए यहाँ पर मैं मैराथन क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी लोग कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, आपको अगर कोई कमी लगे या कुछ नीड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये समस्या है, ये होना चाहिए कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप सभी को अपनी समस्याओं को बताना है, मैं उनका निदान करने के लिए तैयार रहूँगा। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या बताना है, कोशिका जो है ये आपकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और इसकी अगर खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और यहीं पर जीवित कोशिका की अगर खोज पूछी जाए तो यहाँ पर जीवित कोशिका को आप लोग क्या बताओगे, लाइव सेल जो होती हैं, लाइव कोशिका। तो जीवित कोशिका यानी कि लाइव कोशिका की खोज यहाँ पर लीवेन हॉक ने की थी, याद रखना है। लीवेन हॉक या बोलो या लीवेन हुक बोलो, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम बेहतर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, प्योर जल का पीएच मान क्या होता है, 5 होता है, नहीं। शुद्ध जल यहाँ पर साथियों उदासीन प्रवृत्ति का होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, ना तो ये क्षार होता ना तो ये अम्ल होता। ऑप्शन नंबर बी को अम्ल यानी कि लॉक करना है। और यहीं पर अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, पीएच स्केल जो होती है वो 0 से लेकर यहाँ पर 14 तक होती है। 0 से 7 तक तो यहाँ पर अम्ल होता है, और 0 से यानी कि सॉरी यहाँ पर 7 से लेकर 7 से कोई बड़ा है, 7 से 14 तक क्षार होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्षार है और ये अम्ल है जिसको बोलते हैं एसिड। और जल जो होता है ये आपका 7 यानी कि उदासीन होता है। जल यहाँ पर उदासीन पर होता है। तो ये आप सभी को याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में बैठते समय। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को। कह रहा है मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स की बात की जा रही। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। अगर गुणसूत्र की बात करें तो यहाँ पर सटीक आंसर क्या 23 हो जाएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ना कि 23 होते हैं, आपको याद रखना है 23 जोड़ी। इसका मतलब क्या 44 हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भैया। 23 दूना यहाँ पर 46 होंगे, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 46 गुणसूत्र। अगर यहाँ पर बात किया जाए जोड़े में अगर पूछे तो 23 जोड़े, और अगर कुल यहाँ पर गुणसूत्र पूछे तो यहाँ पर 46 आपको याद रखना है। कभी भी 23 को लॉक नहीं करना। अगर जोड़ी में पूछे जाए तो 23 जोड़ी आप सभी को लॉक करना होगा। 46 गुणसूत्र आपके ऐसे कुल होते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। माइक्रोस्कोप की जब भी बात की जाए इसका आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट हुक या यहाँ पर जेनसन, न्यूटन, लुईस पाश्चर। तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार आप सभी के जो आविष्कारक करता हैं वो यहाँ पर क्या होंगे। देखिए सूक्ष्मदर्शी एक होता क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक यहाँ पर जेनसन जी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है आवर्त सारणी के रचयिता कौन है, पीरियोडिक टेबल के यहाँ पर इन्वेंशन यानी कि रचयिता कौन है। तो यहाँ पर अभी आधुनिक आवर्त सारणी के रचयिता पूछे तो कौन हो जाएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के रचयिता अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी के रचयिता यहाँ पर हेनरी मोजले। कौन हो जाएंगे, हेनरी मोजले। ऐसे तो आपको पता ही होगा हेनरी मोजले। और ये यहाँ पर यदि पूछ ले कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई किसने तो यहाँ पर मेंडलीव। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी को लॉक करना है, सी अपना सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। देख करके बताइए कि हाइड्रोजन गैस की खोज कौन किए थे। यहाँ पर लावजियर, न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश या डाल्टन। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस की क्लास पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे रिवीजन के लिए। तो इतना काम कर लेना, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैमवेडिस आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, एक अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अम्ल का अगर स्वाद पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे। अम्ल के स्वाद की जब भी बात की जाती है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये मीठा नहीं होता, नमकीन भी नहीं होता, कड़वा यानी कि तीक्ष्ण आपका क्षार पाया जाता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सॉरी, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ करके आगे बढ़ जाया करो, टाइम मत दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लार्जेस्ट सेल आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है। यहाँ पर अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जा रही तो ये छोटी कोशिका भी पूछी जा सकती है। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा आप सभी को याद रखना है। और सबसे छोटी यहाँ पर कोशिका जो पूछ लिया जाए तो माइकोप्लाज्मा, यानी कि यहाँ पर माइकोप्लाज्मा को याद रखना है। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, ये ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करना है। और सबसे छोटी कोशिका की जब भी बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो जाएगी, याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैटरी में विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो बैटरी जो होती है उसमें होता क्या है आप लोग बताइए। तो बैटरी में आप कहेंगे यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं। बैटरी में यहाँ पर आप कहेंगे क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड होता है। और वो लिक्विड जो होता है ये आप सभी का H2SO4 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो H2SO4। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि बैटरियों में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, या तापीय ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में। तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर बैटरियों में जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का रसायन है। कैथोड कैनोन ये उसमें लगे होते हैं, कैथोड कैनोड। और यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए तो यहाँ पर जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये पूछा जाता है कि विद्युत जनरेटर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा से। जनरेटर एक यंत्र है, यंत्र से यहाँ पर यांत्रिक यानी कि यांत्रिक जो ये लाइट निकलती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, जो कि जनरेटर में पाई जाती है। मोटर में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या ओम होती है। ओम की जब बात करोगे तो ये प्रतिरोध की इकाई होती है। मैंने बैकवर्ड के प्रैक्टिस सेट करवाए, उसमें आपको कई सारे बताएं कि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन। तो आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं याद हैं, यानी कि आपकी 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके करवा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद हैं तो आप मेरे भाई उन सभी सेशन को देख लीजिए। बेसिक जब आपका मजबूत होगा तभी आप लोग हायर पर टिक पाओगे, वरना बेसिक पर ही रहकर समिट जाओगे। तो इतना ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बेसिक को ज़रूर मजबूत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, तो यहाँ पर एकदम सही आंसर टेस्ला के साथ जाना चाहिए। एम्पियर धारा की इकाई और वोल्ट यहाँ पर विभव की इकाई हो जाती है, और बचा यहाँ पर टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल था। कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, देखकर बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। सभी साथी मिलकर एक बार क्लास को लाइक करिए, और चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य भोजन पचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाना, या शरीर का ताप नियंत्रित करना या तापमान को नियंत्रित करना। तो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक यहाँ पर क्षमता कौन बढ़ाता है, WBC। और भोजन कौन पचाता है या पचाता है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पचता है। और एक चीज़ होती है श्वसन। क्या होती है, श्वसन। श्वसन की परिभाषा ये होती है कि भोजन के अणुओं को तोड़ना ही श्वसन कहलाता है। तो श्वसन से हमारा भोजन। और ऑक्सीजन को अंग अंग तक पहुँचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन नंबर
यानी कि ऑक्सीजन का कार्य हीमोग्लोबिन करता है, जो कि अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई अरुणा नायर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर डी के साथ दे देना है, ठीक है। और सुरेखा यादव कौन है, तो ये आपके जोन थे, ये पायलट थे पहले, यानी कि जो आपके पूर्व पायलट रह चुके हैं सुरेखा यादव। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा अधिनियम था, तो आप लोग जानते ही हैं साथियों एक अधिनियम ये कौन सा होता है, भारत सरकार अधिनियम जो है ये 1857 का हो जाता है। 1857 या 1859 या 1856। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1857 की क्रांति में जो हमने बहुत जोरदार तरीके से विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में, उसका ये फल था। और 1857 की क्रांति तब किया था और 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक था। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन आया, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश का शासन लगा भारत के ऊपर, जो कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रही थी चीज़ें, और उन्होंने हटा दिया सारा का सारा मामला। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें बहुत ज़ोरदार तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद इनका शासन हट गया। ये केवल और केवल यानी कि किसकी तरह काम करने लगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, और उन पर एक शासन लगने लगा, यानी कि बड़ा राजा ब्रिटेन का राजा अब शासन कर रहा था, सारी चीज़ें वहाँ से ही कंट्रोल हो रही थी। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर साथियों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1857 में क्रांति हुई और 1858 में अधिनियम लगा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जब भी लुप्त संख्या पूछी जाए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2 यानी कि 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखना है कि ये 78 यहाँ पर कैसे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन मार्क है ये 7 8 आया कैसे, यानी कि हम लोग एक काम कर लेते हैं 12 × 6 करते हैं, 12 छंग कितना होता है, 12 छंग आप सभी का हो जाता है कितना 72, क्या हो जाता है लगभग आपका 72 आंसर आ सकता है क्या। यदि मैं 12 × 6 करता हूँ तो 12 छंग आपका हो जाता है 72, और 72 में हम लोग 6 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में और यदि मैं 15 × 6 करूँ तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का कितना हो जाता है 90, और यहाँ पर 15 छक्का 90, 90 में हमें यहाँ पर 9 ऐड करना है, कितना 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 99, यानी कि यहाँ पर 90 में जब हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 99 हो जाएगा। तो हम लोग 9 कैसे ऐड करें, तो हम लोग जब 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। पहले हमने 15 × 6 किया, फिर 15 - 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को ऐड किया तो यहाँ पर 99 आ गया। उसी टाइप यहाँ पर हम लोग 13 × 3 करें, 13 तियाँ कितना होता है, सबसे पहले बताइए 13 तियाँ यहाँ पर कितना होता है, 13 तियाँ 39, 39 में ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पर 13 में से 3 घटाया तो 10 आ गया, 39 में अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49, 49 ऑप्शन नंबर सी में आप सभी का करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही अगर आप सभी लोग तैयारी करते रहेंगे तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको पिछेड़ दे, आपके सिलेक्शन को रोक दें। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व यानी कि नोबल गैस की यहाँ पर बात चल रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है और 100% नोबल गैस से क्वेश्चन आता ही आता है। नोबल गैस नाइट्रोजन तो होती नहीं, इसको कट कर दीजिए। स्कैंडियम ये भी नहीं होगी और कोबाल्ट भी नहीं होगी, हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके रखना है, बी अपना सबसे शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है साथियों आप सभी को, जो आपकी अब क्लास
आने वाली हैं उन सभी क्लासेस में आप सभी को ज्वाइन होना है। डेली शाम 8 बजे आप सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं। देखिए उन सभी क्लास को और अपने एग्ज़ाम को फोड़कर आइए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए, जो कि आपका सपना बना हुआ है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम को फोड़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो आप डेली 8 बजे जुड़िए और अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड टॉपिक को पढ़िए। कह रहा है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो यहाँ पर रायचूर का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या आरकोट का युद्ध। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है वो तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध कब ये हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1565 ईस्वी में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता है और इसके इर्द गिर्द ये घूमता रहता है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, कह रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? एकदम सही आंसर आप सभी का महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर MS धोनी को हम लोग कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद्र, ये तो आपका गलत हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? इनको हॉकी का जादूगर बोलते हैं। मिल्खा सिंह को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए। मिल्खा सिंह को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि के रूप में जाने जाते हैं। आगे का पार्ट आप सभी लोग बताइए। आगे कह रहा है रोहित शर्मा को हम लोग क्या जानते हैं? नहीं सर जी, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी के साथ। कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ का एक संग्रह है। तो यहाँ पर देखकर बताइए गल्पगुच्छ किसका एक संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सभी को भक्ति गीत या कविताओं के साथ या अंग्रेजी शायरियों के साथ या लघु कथाएं। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? डेली 8 बजे आपको मिलना है, शाम को ये क्लास लगती है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर आप सभी का लगभग जो आंसर करेक्ट जाएगा वो लघु कथाएं, यानी कि लघु कथाएं विकल्प नंबर डी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर लघु कथाओं के साथ जाना चाहिए। गल्पगुच्छ यानी कि पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गल्पगुच्छ किसका संग्रह है। गल्पगुच्छ की बात की जा रही है। दो चीज़ें हो सकती है, तो कविताएं या लघु कथाएं। तो लघु कथाएं आपकी हो जाएंगी 95 लघु कथा। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग गलत नहीं देंगे। कह रहा है सूर्य पृथ्वी कक्षा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो सूर्य पृथ्वी कक्षा लेसेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है। यानी कि यहाँ पर आदित्य L1 आपको, यानी कि आदित्य L1 जो यहाँ पर आदित्य L1 जो आपका L1 कक्षा में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला कौन सा स्थान बनेगा? चौथा इस देश बनेगा। यानी कि उससे पहले USA ने स्थापित किया, ठीक है, और ESA ने भी किया है। ESA ने भी किया है और यहाँ पर चाइना ने भी किया है और यहाँ पर अपना अब भारत हो जाएगा चौथे स्थान पर। कह रहा भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं या यमुना का करती हैं, रांची का करती हैं या झेलम। तो यहाँ पर रावी नहीं है, रांची नहीं है, यहाँ पर रावी नदी होना चाहिए। तो एकदम सही आंसर आप सभी का उत्तराखंड देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। ये संगम भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी नदी है और ये इसकी लंबाई जो होती है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फल का उदाहरण है? तो रेशेदार फल के उदाहरण क्या आपका आम है, सनहेम है, रबड़ है, कॉफ़ी है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ऐसे फल आपको बताना जैसे जूट, जिससे रेशा निकलता है। जूट को हम लोग पाट बोलते हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में होता है। और यहाँ पर रेशेदार फसल में आपका आ जाता है कपास, और कपास ये आपका महाराष्ट्र और काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, और ये गुजरात। जैसे कि यहाँ पर सम्राट, यानी कि यहाँ पर सन
जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट करना है, जो कि बिहार में होता है, बिहार और मध्य प्रदेश। और सन से यहाँ पर कपड़े और बोरे रस्सियाँ बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रेशेदार फसल आम, रबड़, कॉफ़ी थोड़ी ना है। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? जो बल केंद्र की तरफ लगते हैं उनको क्या कहते हैं? केंद्र की ओर जो बल लगते हैं उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अपकेंद्री नहीं, गुरुत्वीय नहीं, वांडरवाल्स नहीं। ये आपका गुरुत्वीय बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता, अभिकेंद्री बल ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लॉक करना है। अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, कह रहा है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो काली टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये आपका साथियों क्या अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, असम में है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कर्नाटक के साथ राइट कर रहे हैं, ये काली नदी के स्थित मतलब कि तट पर स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग कर्नाटक से डिनोट कर रहे हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या अनुच्छेद 120 देंगे। यहाँ पर संसद की कार्रवाई यानी कि भाषा वगैरह आपका दिया गया है। 100 में क्या दिया गया है यहाँ पर आप लोग बताइए। 115 में अतिरिक्त और अधिक व्यय कहाँ पर हो रहा है? वो यहाँ पर 110। 110 ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से संबंधित क्वेश्चन है। बजट किस तारीख को पेश किया जाता है ये आप सभी लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रंथियाँ हमारी आँखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, कौन सी ग्रंथियों के कारण हमारी आंखों में आंसू आता है? थायराइड, अधिवृक्क या पीयूष ग्रंथि या लैक्रिमल? एकदम सही आंसर आप सभी का यहाँ पर लैक्रिमल ग्रंथि, ये आंसू को यानी कि अवमुक्त करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लॉक करना है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ इंग्लिश में दिया गया है वर्ड। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और वृद्धि हार्मोन्स इसी के द्वारा यहाँ पर होता है। छोटा करना, मोटा करना, ये सब इसी के कारण होता है। कह रहा है यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? यदि किसी देश में लंबे समय तक बेरोजगारी बन जाती है उसको आकस्मिक बेरोजगारी नहीं, यानी कि ये आपको यहाँ पर अस्थायी यानी कि बहुत सारी कंपनियां छोड़कर चली गई देश को तो अस्थायी रूप से आ जाएगी, जिसको आकस्मिक बेरोजगारी कहेंगे। प्रौद्योगिकी ये भी नहीं, और प्रतिरोधात्मक यहाँ पर दीर्घकालिक, दीर्घ का मतलब लंबा, यानी कि लंबे समय तक जो बेरोजगारी बनी रहती है उसको दीर्घकालिक बेरोजगारी बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके टॉप क्वेश्चन कैसे आपको लगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम सभी लोग मिलेंगे शाम से डेली के लाइव सेशन में। तो आई होप आप सभी लोग ज्वाइन होंगे, बेहतर से बेहतर आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। जय हिंद साथियों।